Hello friends, this is Sushant Tiwari and today I am going to discuss that what happened in Supreme Court during the fifth day Constitution Bench hearing of the matter same sex marriage। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है फ्लूइड जेंडर से रिलेटेड, अगर हम उनको परमिट करते हैं सेम सेक्स मैरिज के लिए, तो बहुत सारे उसमें डिफिकल्टीज आएंगे। ये तुषार मेहता ने जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने हाईलाइट किया। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ये फ्लूइड जेंडर क्या है। तो फ्लूइड जेंडर सिंपल शब्दों में समझिए कि जब किसी पर्सन का जेंडर फिक्स नहीं रहता है, उसे लगता है कि कभी वो मेल है, कभी लगता है कि वो फीमेल है। ठीक है, तो ये हम फ्लूइड जेंडर कहते हैं। सो व्हाट हैपेंड, SG Mehta questioned how the recognition of marriage of person who do not identify with any particular gender can be reconciled with the laws। मतलब अगर कोई पर्सन है वो किसी भी जेंडर के साथ मतलब फिक्स नहीं है, मतलब उसको कभी लगता है कि वो मेल है, कभी लगता है फीमेल है, कभी कुछ और लगता है, तो ये जो लॉज है उसके साथ हम रिकंसाइल नहीं कर सकते। बिकॉज कई सारे हमारे लॉज हैं जो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन के हिसाब से हैं। तो वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट आइडेंटिफाई विद एनी जेंडर इज कॉल्ड अ जेंडर और जेंडरलेस। It is impossible to reconcile through a judgment. They refuse to be categorized in any gender identity. There are also people who change gender as per surroundings. Then there is a agender as per mood swings. There is a amica gender where gender is changed as per the friends they have. Anogender where gender identity fades in and out with the intensity and comes back with another gender identity. These are the facts without value judgment. Will it be prudent to lay down guidelines even if the court gives them the status of marriage? This is inconceivable। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने यही बात कही कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका जेंडर कोई फिक्स नहीं है, सराउंडिंग के हिसाब से वो जेंडर चेंज करते हैं। तो ऐसे में अगर हम सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करते हैं तो उसके साथ हमें कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। एंड उनके हिसाब से कोर्ट इस सिचुएशन में नहीं है जो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। और ये जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हिसाब से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है। Appearing for the center, the Tushar Mehta argued that it was not prudent or legally permissible to deal with the subject of same-sex marriage on the judicial side। तो वही बात वो कहते हैं कि जुडिशियल साइड मतलब कोर्ट्स को इसमें नहीं इंटरवेन करना चाहिए। बिकॉज कोर्ट्स जो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को जो और बाकी सारे लॉस के साथ फिर आएंगी अगर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाता है, तो उनको वो टैकल नहीं कर पाएंगे। The court is not adjudicating a prohibition against a marriage. There is no prohibition for the LGBTQ to marry. This court is on conferring a legal status of marriage, which all religion consider as an institution। तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट यहाँ पर कोई एडजुडिकेट ये नहीं कर रहे हैं कि मैरिज पे जो LGBTQ हैं उनकी मैरिज पे प्रोहिबिशन है या नहीं है। बिकॉज वो कह रहे हैं कि अगर वो मैरिज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोर्ट क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो लीगल स्टेटस की बात कर रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं। और जो कि एक मैरिज जो है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पर अगर कोर्ट्स इंटरवेन करते हैं तो बहुत सारी जो डिफिकल्टीज हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए कोर्ट को जुडिशियल साइड में ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। Solicitor General Mehta also relied on the Constitution Assembly debates during the passage of Special Marriage Act to show that the lawmakers were aware of homosexuality but still choose to keep it out of the purview of the act। तो उन्होंने क्या मतलब ये बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो डिबेट चल रही थी उसमें भी जो लॉ मेकर्स थे दे वर अवेयर अबाउट दी होमोसेक्सुअलिटी, बट उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं रखा। तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने नहीं रखा होगा। तो इस पे जस्टिस भट्ट क्या बोलते हैं, एट दैट टाइम was there same sex marriage law anywhere in the world? Perhaps there was no foundation for such a marriage to be recognized by law। तो
जस्टिस भट्ट इस पे रिमार्क करते हैं कि उस समय तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा सेम सेक्स मैरिज वाला लॉ नहीं था, तो अगर हमारे उस समय के लॉ मेकर्स ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम उसको चेंज नहीं कर सकते। Then SG pointed out that the debates say that one can marry only with the other sex. मतलब अगर कोई मेल है तो वो फीमेल के साथ मैरिज कर सकते हैं, बट सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती है। पेटिशनर की तरफ से कई सारे एडवोकेट्स अपीयर हुए जिन्होंने पेटिशनर्स के फेवर में, दैट इज सेम सेक्स मैरिज के फेवर में अपनी बात रखी। तो उसमें से एडवोकेट करुणा नंदी हैं, उन्होंने कहा कि अ मैरिड पर्सन कैन सीक जेंडर रीअसाइनमेंट टू दिस Chief Justice of India, that is Justice Chandrachud, said. So the Transgender Act recognizes the pre-existing marriage of a person who is trans, since the person can be in a marital relationship when they identify themselves as a trans. Justice Bhatt opined that perhaps there is no ground for divorce in such cases under the existing marriage laws. But here, the marriage which is recognized is between individuals who were not transgender then. If we have to go backward from this, there has to be a statutory support for this, like in the Disabilities Act. Justice Bhatt also pointed out that not everyone generally has a marriage certificate unless there is a state compulsion. To this, Karunanandi flagged the fact that Foreign Marriage Act does not follow the Special Marriage Act. Marriages outside India cannot be registered in India since Section 4 of the Foreign Marriage Act uses the term brides and bridegroom. If the Section 4 is read inclusively, the rest of the act falls automatically into place. तो करुणानंदी कहती हैं कि सेक्शन 4 ऑफ फॉरेन मैरिज एक्ट वो बात करता है ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम की, मतलब दूल्हा और दुल्हन होने चाहिए शादी में, लेकिन वो कहती हैं कि अगर हम इसको इंक्लूसिवली देखें तो ऑटोमेटिकली सेम सेक्स मैरिज भी परमिट की जा सकती है। Advocate Arundhati Katju considered that the bench could not decide all the questions involved through the present case. So what she says, we seek a right to not to be treated as different, both positive declaration as a mandamus and a negative declaration as prohibition will go a long way in aiding the courts below. We seek the blessings of the Union of India. Bless us same-sex couples as you would bless a heterosexual couple. We need your blessings. तो अरुंधति काटजू कहते हैं कि आप एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन और एक नेगेटिव डिक्लेरेशन जो है वो मैंडेमस का पास कर दीजिए जिसमें हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हम ऐसा नहीं कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमें डिफरेंटली ट्रीट करो, बट हमें बाकियों की तरह सेम ट्रीट करो। तो इस पे जस्टिस भट्ट क्या कहते हैं, सपोज देयर इज एन एक्सीडेंट एंड देयर इज नो विल, then the spouse stand excluded. The organic whole has to be seen in respect of the impugned provision. To isolate one would not be in consonance with what has been done earlier. तो जस्टिस भट्ट भी यही पॉइंट आउट करते हैं जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एराइज होंगी अगर हम सेम सेक्स मैरिज को परमिट करते हैं और उसको अलाउ करते हैं और लीगलाइज करते हैं। Advocate Amritanand Chakrabarti argued that Parliament did not intend to restrict adoption to heterosexual couples as the Juvenile Justice Act uses the word couples. तो अमृतानंद चक्रवर्ती ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का कभी इंटेंशन नहीं था कि जो एडॉप्शन के रूल्स हैं वो सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए है। दैट मीन कि अगर कोई मेल और फीमेल हैं तो बस उन्हीं के लिए एडॉप्शन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वर्ड जो है वो कपल्स यूज किया गया है एंड कपल्स जो है जेंडर न्यूट्रल टर्म है। दिस मीन्स दैट एडॉप्शन जो है वो एलजीबीटी कम्युनिटी को भी उसका राइट होना चाहिए। तो उन्होंने एक अपना आर्ग्यूमेंट दिया। तो ये था फिफ्थ डे तक का हियरिंग कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में फिफ्थ डे क्या हुआ। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ डे में क्या होता है उसके लिए हम जल्दी से ही एक वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।